आर्यन, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। आखिर तुम इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है? वह तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। 5 साल हो गए हैं उसकी मृत्यु को, और तुम अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आखिर क्यों? तुम्हारे न मानने से प्रिया वापस तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं आ जाएगी। लक्ष्मी जी ने अपने बेटे को अपने पास बिठाते हुए उसे हजारों बार समझाई हुई बात फिर से समझाने की कोशिश की थी, जबकि आर्यन, जिसका पूरा नाम आर्यन मल्होत्रा था, एक बेबस नजर से अपनी मां को देखकर रह गया था। उसे दुख होता था जब भी उसकी मां कहती थी कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। वह चाहकर भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में तैरती नमी देखकर लक्ष्मी जी भी उदास हो गई थी। देखो आर्यन, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। बस मैं मां हूं ना, तो तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, हंसो मुस्कुराओ, जिंदगी को एंजॉय करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा यह 5 साल का बेटा आरव, आखिर इसकी क्या गलती है? इसे क्यों तुमने उदासियों के हवाले कर दिया है? आखिर कब तक तुम इस सच्चाई को झुठलाते रहोगे कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे इस 5 साल के बेटे को मां की सख्त जरूरत है? आर्यन, जो अभी अभी ऊपर से उतरकर नीचे आया था और ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, लक्ष्मी जी उसे अपने पास बिठाकर फिर से अपनी बात मनवाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। हालांकि वह इन बातों से काफी चिढ़ जाता था। इस वक्त भी उसने अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर कहीं छिपा लिया था और गुस्से से बोला, माँ, आप क्यों हर बार यही बात लेकर बैठ जाती हैं? क्या आपको इस टॉपिक के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिलता? जब आपको अच्छे से पता है कि मैं इनकार ही करूंगा, तो बार बार एक ही बात करके क्यों खुद को परेशान करती हैं? उसने अपनी माँ लक्ष्मी जी के हाथों को थाम लिया था और फिर अपने गुस्से को दबाते हुए आगे कहने लगा, माँ, मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि प्रिया इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी यादें हैं जो मुझे उसकी जीवित होने का एहसास कराती हैं। हर रात जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, तो प्रिया का एहसास मुझे अपने आस-पास महसूस होता है। उसकी खुशबू अब भी मुझे अपने कमरे में महसूस होती है। फिर क्यों मैं सच्चाई को मान लूं कि प्रिया इस दुनिया में नहीं है? उसने अपनी मां के हाथ को हल्के से दबाते हुए जैसे उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। और यह सच भी था। वह प्रिया को अब भी महसूस करता था। वह अपनी यादों से उसे झुठला नहीं सकता था। फिर कैसे वह मान लेता कि प्रिया इस दुनिया से जा चुकी है, जबकि लक्ष्मी जी की आंखें भीग गई थीं। वह अपने हट्टे-कट्टे मजबूत बेटे को यूं तन्हा जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी। अभी तो उसके आगे एक पहाड़ सी जिंदगी पड़ी थी। इसके अलावा उनके पोते आरव को भी मां की जरूरत थी। वह बूढ़ी जान अब उसे संभालने में असमर्थ हो चुकी थी। आर्यन, भगवान के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं कि मैं तुम्हारे बेटे को संभाल सकूं। वह दिन ब दिन शरारती होता जा रहा है। अब उसके कदम के साथ कदम मिलाकर मैं नहीं चल सकती। पूरे 5 साल से मैंने उसे संभाला है, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसके लिए एक अच्छी सी मां लेकर आओ। और मेरी नज़र में एक ऐसी लड़की है जो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएगी, आरव को सगी मां की तरह प्यार देगी। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा है। स्नेहा का नाम सुनकर आर्यन ने हैरानी से अपनी मां को देखा था। वो स्नेहा, वह तो अभी बच्ची है, वह मेरे बच्चे को कैसे संभालेगी? आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं मां? अरे बेवकूफ, बच्ची नहीं है, अगले महीने वह पूरे 20 साल की हो जाएगी, लक्ष्मी जी ने जवाब दिया। आर्यन एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था। फिलहाल वह इस टॉपिक को यहीं दबा देना चाहता था, लेकिन अपनी मां के चेहरे पर बेबसी देखकर वह एक पल के लिए खुद भी बेबस हो गया था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी मां के हाथ छोड़ दिए थे। प्लीज मां, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, सोचने समझने दें। मैं इतनी जल्दी अचानक यह फैसला नहीं कर सकता। आपको अच्छे से मालूम है कि मेरे दिल में जो प्रिया की जगह है, वह कोई और नहीं ले सकता। मैं किसी और को वह जगह दे ही नहीं सकता। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं है। वह जैसे सदियों का थका हुआ सा लग रहा था। मैं स्नेहा को प्रिया की जगह देने की बात नहीं कर रही।
आर्यन, तुम बस उसे अपनी पत्नी होने का नाम दे दो, महबूबा का दर्जा मत दो। वह तुम्हारे बच्चे की माँ खुद ही बन जाएगी। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि वह रोज कितनी दूर से केवल आरव का हालचाल पूछने के लिए हमारे घर आती है? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि स्नेहा आरव से कितनी मोहब्बत करती है? वह उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होगी। समझदारी से फैसला करो आर्यन, इससे पहले कि देर हो जाए और वह किसी और की हो जाए। लक्ष्मी जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था, माँ क्या जरूरत है? मुझ जैसे इंसान से वह शादी क्यों करेगी? वह मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती है। भला वह मुझ जैसे इंसान से शादी क्यों करेगी, जो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है? फिर वह मुझसे शादी करने के लिए राजी क्यों होगी, जबकि वह किसी कुंवारे लड़के से भी शादी कर सकती है जो उसकी उम्र का होगा। आर्यन ने अपनी मां को इस रिश्ते की नाजुक स्थिति का एहसास दिलाने की कोशिश की थी। इस रिश्ते का कोई जोड़ नहीं बनता था, क्योंकि आर्यन 32 साल का था, जबकि स्नेहा सिर्फ 20 साल की थी। उम्र का इतना ज्यादा फर्क आर्यन के दिल को राजी करने में नाकाम था। जब हर कोई राजी है, सिर्फ तुम्हारी हां की देर है, तो तुम्हें क्या समस्या है? उसके माँ बाप राजी हैं, मैं राजी हूं, तुम्हारा बच्चा भी स्नेहा से बहुत खुश है और स्नेहा खुद उसकी माँ बनने के लिए तैयार है। तो फिर तुम क्यों उसकी ख्वाहिश में रुकावट बन रहे हो? अब बस मैं तुम्हारी एक ना नहीं सुनूंगी। इससे पहले कि लक्ष्मी जी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाती, आर्यन ने उनके गले में बाहें डाल दी थी। मेरी प्यारी सी माँ, छोड़ो ना। कौन राजी है कौन नहीं, ये सब छोड़ो। फिलहाल तो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता मंगवाओ। बल्कि मुझे आपके हाथ का पराठा खाना है, बना दो प्लीज। उसने बात बदलने की कोशिश की थी और अपनी माँ को किचन में भेज दिया ताकि यह टॉपिक ही खत्म हो जाए, और वह इस बात में कामयाब भी हो गया था। लक्ष्मी जी फौरन नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई थी। थैंक गॉड, माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। लगता है मेरी शादी करवाकर ही दम लेंगी। उनके जाते ही आर्यन ने सिर झटका। वह इस टॉपिक से हमेशा बचता था, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार इस टॉपिक पर ले ही आती थी। अभी तो वह बच गया था, लेकिन आखिर कब तक बचता? कभी ना कभी उसे दूसरी शादी करनी ही थी। वह ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा तो उसने फौरन अपने 5 साल के बेटे आरव को आवाज लगाई। आरव, कहाँ हो बेटा? देखो पापा आ गए हैं। उसकी एक आवाज में आरव दौड़कर उसके पास चला आता था, लेकिन इस बार नहीं आया। इससे उसे चिंता हुई। सुनो, आरव कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। उसने पास से गुजरती नौकरानी से पूछा। साहब जी, वह कमरे में है। बहुत जिद कर रहा था, बड़ी मालकिन से भी नहीं संभल रहा था, नौकरानी ने जवाब दिया। नौकरानी की बात सुनकर वह भागा दौड़ा अपने कमरे में पहुंचा। वहां आरव घुटनों में सिर दिए रो रहा था। उसे रोता देख आर्यन तड़प उठा। उसने आगे बढ़कर आरव को अपनी बाहों में भर लिया। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? किसी ने कुछ कहा है? आर्यन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। आप चले जाइए पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं आपसे नाराज हूं, बहुत गुस्सा हूं, आरव ने तोतली जुबान में कहा। वह उसे बहुत प्यारा लगा, लेकिन यह बात कि वह उससे रूठा हुआ था, आर्यन को समझ नहीं आई। क्या हुआ मेरे बच्चे को? किसी ने गुस्सा किया है? किसी ने डांटा है मेरे बेटे को? उसने आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया तो आरव ने उसका हाथ झटक दिया। पापा, स्नेहा चली गई है। मैंने स्नेहा को बोला था ना जाओ, लेकिन वह चली गई। उसने रोते हुए अपने पिता से शिकायत की। कोई बात नहीं बेटा, आपके पापा आ गए हैं ना, अब आपके साथ बहुत सारा खेलेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, है ना? पापा के साथ खेलोगे ना? उसने उसे गोद में उठाकर प्यार से पूछा। लेकिन आरव और भी ज्यादा रोने लगा। मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे स्नेहा के साथ खेलना है, मुझे स्नेहा पसंद है, मुझे स्नेहा चाहिए। वह उसकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगा, उसकी बाहों में मचलने लगा। अच्छा बाबा, बस रोते नहीं, अभी चुप हो जाओ। आर्यन की तो जान पर बनाई थी। आरव रोए जा रहा था और आर्यन उसे कंधे से लगाकर चुप कराने की हर संभव कोशिश कर रहा था। काश प्रिया, तुम इतनी जल्दी न जाती। हमारी मोहब्बत की राजधानी आज तुम्हारी याद में तड़प रही है। तुमने बहुत जल्दी कर दी जाने में। मेरा बेटा अकेला हो गया है, तुम्हें बहुत याद करता है। काश तुम वापस आ सकती।
वह ऑफिस से लौटकर अपने बेटे को कंधे से लगाए काफी देर तक कमरे में टहलता रहा, यहां तक कि आरव चुप होकर उसके कंधे पर ही सो गया। लेकिन सोते हुए भी उसकी सिसकियां आर्यन के दिल पर कहर डाल रही थी। मेरा प्यारा बेटा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मैं और तुम, हम दोनों संभल जाएंगे। बस कुछ ही वक्त बाकी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर धीरे से बेड पर लिटाया और फिर उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसके ऊपर कंबल डालकर धीमी आवाज में कहा, सुकून से सो जाओ मेरे बच्चे। उसकी आवाज में नमी घुली हुई थी। बस अब बहुत हो गया। मैं देख रही हूं तुम बेबस हो, लेकिन अपनी अना के हाथों चुप हो। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों बाप बेटों की हालत दरवाजे पर खड़ी लक्ष्मी जी ने गौर से देखी थी और खुद से वादा कर लिया कि अब इन दोनों को यूं तन्हा नहीं देख सकती। एक पक्के इरादे के साथ वह वापस पलट गई। हाँ, बस अब आप जल्दी से हमें शादी की तारीख दे दें। हमें बेसब्री से इंतजार है कि स्नेहा हमारे घर में दुल्हन बनकर आए। आरव का अब उसके बगैर गुजारा नहीं। वह रो रोकर सोता है, मेरा दिल जलता है। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। आर्यन सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर आया था, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर उसके कदम जैसे जम से गए थे। जी जी बिल्कुल, हम सब सादगी से करना चाहते हैं। बस एक छोटा सा फंक्शन होगा, घर के ही लोग होंगे और दोनों की शादी करवा देंगे। आप फिक्र ना करें, हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे। बस उसे हमारे आरव का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर आरव भी तो उससे कितना प्यार करता है, उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानता है, उसके बगैर नहीं रहना चाहता। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर फोन पर किसी से कह रही थी। आर्यन का दिल चाहा कि वह फोन का कनेक्शन ही काट दे। जी जी बिल्कुल, अगले हफ्ते की तारीख सही रहेगी। संडे का दिन होगा, आर्यन की भी छुट्टी होगी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं ना इस रिश्ते पर? वह जैसे किसी से मुस्कुराकर पूछ रही थी। आर्यन हैरानी से पत्थर सा बनकर उन्हें देखता रह गया था। यह क्या कर बैठी हैं आप? आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। गुस्से में कुर्सी खींचकर बैठते हुए उसने कहा। उसकी आवाज में एक सदमा था। तुमसे नहीं पूछा, ये बात तो सरासर गलत है। कई दिनों से तुमसे पूछ रही हूं, हर बार की तरह तुम्हारा जवाब ना में होता है, और अब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। लक्ष्मी जी अब थक चुकी थी। लेकिन माँ, आपका यह फैसला मुझे मंजूर नहीं। आप अभी के अभी उन्हें फोन करें और मना कर दें। आरव को मैं खुद संभाल लूंगा, और उस लड़की को मना कर दें कि वह यहां ना आया करे। वह आती है, आरव के साथ कुछ समय खेलती है, फिर उसे यूं ही तड़पता छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन वह उसकी याद में रोएगा, फिर बहल जाएगा, और फिर वह उस लड़की को याद नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा। लक्ष्मी जी उसे देखकर रह गई थी। मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तुम कल किस तरह ऑफिस से आकर उसे संभालने में परेशान हो रहे थे, और वह स्नेहा स्नेहा की रट लगाए हुए था। ऐसे में तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं अब तुम्हारी बात सुनूंगी? स्नेहा जब यहां आती है तो मेरा भी मन लग जाता है। पूरा दिन वह आरव को संभालती है। तुम्हें पता है मुझे कितनी आसानी रहती है। अगर स्नेहा एक दिन ना आए तो आरव मेरी नाक में दम कर देता है। अगले हफ्ते संडे को तुम्हारी और उसकी शादी है। बस अब मैं तुम्हारी एक ना नहीं सुनूंगी। अपनी बात कहकर वह रुकी नहीं थी। ये नहीं हो सकता स्नेहा, तुम प्रिया की जगह नहीं ले सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इनकार करना होगा। आर्यन ने सोच में डूबी निगाहों से सामने की ओर देखा, जहां उसकी मां गई थी। वह तेजी से वापस पलटा और उसकी मंजिल अब स्नेहा का घर था। वह उसे बाहरी पौधों को पानी देते हुए नजर आ गई थी। हरे भरे पौधों के बीच वह खुद एक नया नया खिलता गुलाब लग रही थी। कमसिन मासूम उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे उसकी पीठ पर कोई झरना बह रहा हो। कोई शक नहीं था कि वह लड़की ऐसी खूबसूरती रखती थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। लेकिन आर्यन उसकी खूबसूरती से दीवाना नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिल में तो प्रिया की यादें छिपी बैठी थीं। उसे देखते ही उसे गुस्सा आ गया। वह गुस्से से एक एक कदम जमाता हुआ उसके पास पहुंचा, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने उसे बाजू से पकड़कर सख्ती से दबोच लिया। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती कि तुम मेरे आरव से दूर रहा करो?
तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन नहीं। तुम्हें शायद मेरी दौलत से बहुत ज्यादा प्यार है, तभी तो तुम आरव के जरिए मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो। हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती हो ताकि मैं तुम्हें अपना बना लूं। उसने उसके नरम बाजुओं में अपनी उंगलियां दबाते हुए सख्त आवाज में कहा। वह डरकर उसे देखने लगी। नहीं नहीं आर्यन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वह डर के मारे इतना ही कह पाई थी। अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और इतनी ही तुम में गैरत मौजूद है, तो तुम अभी के अभी मेरी मां को फोन करके इस शादी के लिए इनकार करोगी। मैं यह शादी नहीं कर सकता, क्योंकि यह शादी सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान है तुम्हारे लिए। तुम मेरी बीवी प्रिया की जगह कभी नहीं ले सकोगी। पूरी जिंदगी तुम मेरी मोहब्बत और संगत के लिए तड़पते हुए गुजार दोगी, लेकिन तुम मुझे कभी पा नहीं सकोगी और ना ही तुम मेरे बेटे आरव की मां बन सकती हो। मैं तुम्हें कभी यह हक दे ही नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरी जिंदगी में दाखिल होकर जिल्लत, रुसवाई, तन्हाई उठानी है या फिर अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने हैं। फैसला कर लेना। उसने उसके बाजू को जकड़ते हुए इस कदर जालिमाना अंदाज में कहा था कि स्नेहा एक पल के लिए बुरी तरह डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। आप क्या समझते हैं कि मैं आपके चिल्लाने और धमकाने से डर जाऊंगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जैसा आप कह रहे हैं। यह फैसला बड़ों ने किया है और मैं बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। ये मेरे माँ बाप का फैसला है और इस फैसले से मेरा अपना कोई लेना देना नहीं है। मेरे माँ बाप जहां कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी। और रही बात आरव की, तो वह मुझसे खुद इतना अटैच है कि मैं उससे दूर हो ही नहीं सकती और ना ही वह मुझसे दूर जा सकता है। और प्रिया मेरी भी कुछ लगती थी। वह मेरे चाचा की बेटी थी। यह आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं यह बात नहीं भूल सकती। स्नेहा ने जोर से उसका हाथ झटक कर डरते डरते यह बात कही थी। हाँ हाँ, तुम माँ बाप की आज्ञाकारी बेटी हो, जिसके पीछे तुम्हारी अपनी ख्वाहिश छिपी हुई है, जो अब पूरी हो रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं जानता? तुम जैसी लड़कियों का तो यही काम है कि अपनी गरीबी को इस्तेमाल करते हुए बड़ी दौलत पर हाथ मारने के लिए ऐसे हथकंडों को अपनाती हैं। तुम आरव के करीब इसलिए आई ताकि आरव के जरिए तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हो सको, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि आरव में मेरी जान बसती है। तुमने आरव को अपना इस कदर आदी बना दिया है कि वह अब तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। तुमने सोचा कि यही शिकार दिखाकर तुम मुझसे शादी कर लोगी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आई समझ तुम्हें? उसने उंगली उठाकर आंच उगलती निगाहों से उसे देखते हुए आखिरी बार समझाया था, लेकिन इस बार स्नेहा खामोश हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर चमकने लगे थे, लेकिन वह बोली कुछ नहीं थी, क्योंकि कुछ भी बोलकर वह इस पत्थर दिल आदमी से अपना सिर नहीं फोड़ना चाहती थी। रोते हुए उसने मुंह पर हाथ रखकर अपने घर के अंदर चली गई थी। अरे आर्यन बेटा, तुम आए हो, आओ ना अंदर। बाहर क्यों खड़े हो? स्नेहा की मां ने उसे देखा तो फौरन उसके करीब आई थी और उसे अंदर आने के लिए कहने लगी। कुछ भी हो, मगर आर्यन इन लोगों की बड़ी इज्जत करता था। वह मना भी नहीं कर सकता था। अब वह पूरी तरह फंस गया था। नहीं आंटी, मैं जाऊंगा, क्योंकि आरव मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने फौरन बहाना बनाया। बेटा, किसी दिन आरव को भी लेकर आओ हमारे घर। वो बहुत खुश होगा स्नेहा के साथ। अब तो खैर स्नेहा हमेशा हमेशा के लिए उसकी मां बनने वाली है। देखना तुम उसे यह खबर सुनाओ कि तुम स्नेहा को हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में उसकी मां बनाकर ला रहे हो, तो वह बहुत खुश होगा। उनकी यह बात सुनकर आर्यन खून का घूंट पीकर रह गया था। वह उनका बहुत सम्मान करता था, इसलिए कुछ कह ना सका। हालांकि दिल तो कर रहा था कि वह उन्हें भी खरी-खरी सुना दे, जिन्होंने अपनी बेटी स्नेहा को आरव की इस कदर आदत डाल दी थी कि वह अब उसके बगैर रह ही नहीं सकता था। अच्छा आंटी, मैं चलता हूं, देर हो रही है मुझे। वह वहीं खड़े खड़े वापस लौट आया था। उसका दिमाग घूमकर रह गया था। पहले स्नेहा की बात और फिर उसकी मां की बातें। उसे रह रहकर अब अपनी मां पर ही गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने कैसे उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब आगे क्या होगा? यह सोचते हुए
वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। हेलो, कौन है? कौन बार बार फोन कर रहा है? अगर कुछ बोलना नहीं था तो फोन क्यों किया था? स्नेहा के मोबाइल पर यह तीसरी बार फोन आया था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। मैं हूं आर्यन, शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और तुमने अभी तक इनकार नहीं किया। क्या सोच रही हो तुम? आखिर इनकार क्यों नहीं कर रही हो? उसने बिना किसी लाख लपेट के उसे सुनाना शुरू कर दिया था। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मैं इनकार नहीं करूंगी, और आप क्यों मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं? अगर आपको यह रिश्ता पसंद नहीं, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो आप खुद इनकार क्यों नहीं कर देते? मुझसे इनकार करवाकर मुझे सबकी नज़रों में गिराना क्यों चाहते हैं? मुझे बुरा बनाना क्यों चाहते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी जिंदगी को इस कदर मुश्किल बना दिया है आपने? मैं तो अब आपके बेटे के पास आती भी नहीं। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी घुलने लगी थी। देखो, यह मैं तुम्हारे ही लिए कह रहा हूं। मैं अपनी माँ को समझा समझा कर थक चुका हूं, और अपनी माँ की तरफ से मायूस होने के बाद ही मैं तुमसे यह बात कर रहा हूं कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करके देखो कि यह शादी किसी तरह रुक जाए। इसमें तुम्हारी ही भलाई है, वरना तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम नुकसान उठाओ। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, सिर्फ 20 साल की हो तुम। तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। किसी भी तरह यह शादी ठीक नहीं है। ये एक बेजोड़ रिश्ता है। तुम समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारे पास पूरे 2 दिन बाकी हैं। जल्दी से कोई फैसला करो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है। अब वह धीरे धीरे उसे समझाने लगा था, लेकिन स्नेहा समझने के लिए तैयार ही कहाँ थी। वह कैसे आर्यन को बताती कि आरव के साथ साथ वह भी उसके दिल पर अपनी मोहब्बत के पंजे जमाकर बैठ चुका था। स्नेहा लाख कोशिश करती कि वह आर्यन की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, लेकिन वह भी ऐसी जिद्दी मोहब्बत थी कि निकलने का नाम ही नहीं लेती थी। उदास रहने वाला हर वक्त, अपनी नाक पर गुस्सा रखने वाला नकड़ा आर्यन कब स्नेहा के दिल पर दस्तक दे बैठा था, ये स्नेहा खुद नहीं जानती थी। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि दोनों की उम्र में काफी फर्क है, लेकिन फिर भी वह इस दिल का क्या करती जो सिर्फ और सिर्फ आर्यन के लिए मचलता था। हेलो। जब स्नेहा कुछ न बोली तो आर्यन ने उसे दोबारा पुकारा। जी जी, मैं सुन रही हूं, आप बोलिए। तो तुम्हारा क्या फैसला है? तुम बात करोगी ना अपने माँ बाप से? देखिए, आप मुझे परेशान ना करें। मैं अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकती, उसने रोते हुए कहा। उसके रोने पर आर्यन एकदम हैरान रह गया था, लेकिन अगले ही पल गुस्से के मारे खौल उठा। तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा था कि तुम इस रिश्ते से इनकार करके आजाद हो जाओ, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अगर यह शादी हुई तो तुम बहुत पछताओगी। मेरी नफरतों को, मेरे जुनून को, मेरी शिद्दत को तुम सह नहीं पाओगी। अपनी उम्र देखो, अपना कद देखो, जरा सी हो तुम। मेरी मजबूत बाहों में आकर तुम्हारी सारी हिम्मतें दम तोड़ जाएंगी। जो अभी तुम इतनी बहादुर बन रही हो ना, सारी बहादुरी हवा हो जाएगी। मेरे गुस्से को, मेरी शिद्दत को हवा मत दो स्नेहा, वरना बहुत पछताओगी। इस बार उसने उसे दूसरे तरीके से डराना चाहा था। स्नेहा का दिल एक पल के लिए कांप उठा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह नरम नाजुक मोम की गुड़िया की तरह 20 साल की कमसिन लड़की थी, जबकि वह 32 साल का हट्टा कट्टा 6 फुट से ऊंचा मजबूत कद काठी और गुस्से में तेज आर्यन मल्होत्रा था। उसके सामने वह एक छोटी सी गुड़िया लगती थी, और जिस तरह वह अपने जुनून और शिद्दत की बात कर रहा था, अगर वह सच में उसके साथ जुनूनी होता तो सचमुच एक पल में उसे मसल कर रख सकता था। ये सोचकर उसके पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कह दिया, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। आप इंसान हैं, कोई जानवर नहीं जो मैं आपके जुनून और आपकी शिद्दत से डर जाऊंगी। मैं 20 साल की हूं, कोई बच्ची नहीं। मुझे भी पता है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, और शादी के बाद पति पत्नी अपने रिश्ते की शुरुआत कैसे करते हैं। उसने अपनी तरफ से बड़ी ही समझदारी भरी बात कही थी, जबकि उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसके बाद आर्यन के लबों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कान आई थी। यह लड़की शायद उसे समझ ही नहीं पा रही थी।
लेकिन वह ऐसा ही था, अपनी मोहब्बतों को लेकर जुनून से भरा हुआ। उसके दिमाग में प्रिया का चेहरा आया था। शादी की पहली रात उसके जुनून को देखकर प्रिया डर गई थी, लेकिन उसने उसे बड़े ही प्यार से संभाला था, अपनी बाहों में समेटा था और धीरे धीरे अपने जुनून को उस पर लुटाता हुआ उसे मदहोश कर गया था। फिर प्रिया को भी उसके जुनून की आदत लगने लगी थी। प्रिया को अब उसके जुनून में ही मजा आने लगा था, लेकिन प्रिया के लिए उसके जुनून को सहना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह एक परिपक्व लड़की थी। आर्यन से सिर्फ 2 साल छोटी थी। दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी, लेकिन स्नेहा कम उम्र थी, नाजुक थी। वह इतनी छोटी होकर कैसे उसे सह पाएगी, यही सोचकर वह परेशान हुआ था। और पति का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि ना चाहते हुए भी यह रिश्ता बन ही जाता है। उसे प्रिया का भी ख्याल था। उसने प्रिया से वादा किया था कि उसके सिवा जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। प्रिया उसकी जुनूनी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी, लेकिन यह कुछ ही समय का सफर था कि जल्दी ही सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। उसने गहरी सांस ली थी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो स्नेहा। उसने फिर से उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन स्नेहा ने यह कहते हुए फोन काट दिया। दोबारा मेरे पास फोन मत करना। और वह गुस्से से मुट्ठियां भींचकर रह गया था। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। माँ आरव की तबीयत अब कैसी है? उसे दवाई दिलवाई थी ना आपने? मैंने गाड़ी भेजी थी ड्राइवर के साथ। आप गई थी ना उसे लेकर हॉस्पिटल? उसने अपनी माँ को फोन किया था। वह बहुत परेशान लग रहा था। कल रात से ही आरव को तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वह एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर आया हुआ था। आरव की हालत सुनकर वह वापस आना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने यह कहकर उसे समझा दिया था, तुम अपनी मीटिंग पर ध्यान दो, मैं उसे दवाई दिलवाने गई हूं, जल्दी ही उसका बुखार उतर जाएगा। क्या मतलब? आपने किसके साथ उसे भेजा है? क्या आप नहीं गई उसके साथ? वह एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? स्नेहा गई है ना उसके साथ उसे दवाई दिलाने के लिए। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब वह उसकी माँ बनने वाली है। वह उसका ध्यान नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? वैसे भी खुद आरव ही जिद कर रहा था कि स्नेहा को बुलाए। वह स्नेहा के साथ ही दवाई लेने जाएगा। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया। ये सुनते ही गुस्से के मारे वह आग बबूला हो गया था। उसका गुस्सा सिर पर चढ़ा और तलवों में जाकर बुझा था। मोना, मीटिंग कैंसिल करो। मुझे एक जरूरी काम से जाना है और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, प्लीज। उसने फौरन अपनी माँ का फोन काटा। अपना काम समेटकर अपनी सेक्रेटरी मोना को समझाते हुए तेज ड्राइविंग करता हुआ स्नेहा के घर के पास रुका था। उसे पता था कि स्नेहा उसे दवाई दिलाने के बाद अपने घर ही ले गई होगी। वह उसके पास पहुंचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने घर लाने की? वह उस वक्त स्नेहा के साथ उसके कमरे में मौजूद थी और आरव के सिर पर गीली पट्टियां रख रही थी। अचानक वह उसके सिर पर खड़े होकर जोर से चिल्लाया था, यह आप क्या कर रहे हैं? धीरे बात करें, वह बच्चा है, डर जाएगा और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। स्नेहा ने कहा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कब, कहाँ और कैसे बात करनी है। उसकी आंखों में आग निकल रही थी। देखिए, आपको जो भी बात करनी है आप बाहर चलकर करें। इस वक्त आरव की तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी दवा खाने के बाद सोया है और आप उसके सिर पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। वह उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई थी। आर्यन ने देखा कि स्नेहा अब काफी हद तक निडर हो चुकी थी। क्या उसके अंदर से उसका डर खत्म हो गया था? किसकी इजाजत से तुम मेरे बेटे को दवाई दिलाने ले गई थी? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहा करो, लेकिन तुम कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं हो। ओह हेलो, वह सिर्फ आपका बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है। उसने बहुत ही हक जताने वाले अंदाज में आर्यन को गुस्सा दिलाया था। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें किसने यह हक दे दिया कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा कहो? यह हक मुझे बड़ों ने दिया है, समझे तुम? और यह हक तुम मुझसे छीन नहीं सकते। जल्दी ही मैं उसकी माँ बनने वाली हूं। उसने शर्माने की नाकाम कोशिश की थी। उसका यह अंदाज देखकर आर्यन गुस्से से आग बबूला हो गया था। वह गुस्से से दांत किटकिटाता हुआ स्नेहा की तरफ बढ़ा था,
कि तभी अंदर से आरव के रोने की आवाज आई थी। स्नेहा जल्दी से भागकर अंदर गई तो देखा कि आरव बेड पर बैठकर रो रहा था। उसने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। क्या हुआ आरव बच्चे? आप रो क्यों रहे हैं? मैं हूं ना आपके पास। मैं कहीं नहीं गई, वह प्यार से उसे थपथपाते हुए कहने लगी। लेकिन आर्यन हैरान रह गया था। आरव भी जैसे स्नेहा के पास आकर एकदम चुप हो गया था और उसके गले लगकर उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया था। आर्यन ये मंजर देखकर दंग था। ये मंजर बहुत खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर था। आरव को स्नेहा से बहुत मोहब्बत थी और यह सब देखकर आर्यन को यकीन हो गया था कि भले ही वह उसकी बीवी बने या ना बने, लेकिन आरव के लिए एक अच्छी मां जरूर बन सकती है। वह गहरी सांस लेते हुए उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया था। उसने अब अपनी सारी कोशिशें रद्द कर दी थी शादी को रोकने की, और संडे के दिन एक बहुत ही छोटे से समारोह में स्नेहा आर्यन के पहलू में सजीवरी बैठी थी। जब पंडित जी ने आर्यन से उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा तो आर्यन के हाथ कांप कर रह गए थे। उसने धुंधली आंखों से सामने देखा, जहां उसे प्रिया का धुंधला धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आ रही थी। आर्यन, अब जब तुमने स्नेहा से शादी करने का मन बना ही लिया है तो तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? आगे बढ़कर उसकी मांग में सिंदूर भर दो। उसने सामने खड़ी प्रिया को देखा, जिसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। प्रिया, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। आर्यन की आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे थे। आरव के लिए, हमारी मोहब्बत की राजधानी के लिए तुम्हें यह करना पड़ेगा। आर्यन, अगर तुम्हें लगता है कि स्नेहा को अपनी जिंदगी में शामिल करके तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो ऐसा हरगिज नहीं है। प्रिया ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया था और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुझसे नहीं होगा प्रिया, ये बहुत मुश्किल है। आर्यन की आंखों से दो आंसू टूटकर गिर पड़े थे। तुम्हें यह करना पड़ेगा आर्यन, अपने लिए नहीं तो आरव के लिए, क्योंकि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा मां की जरूरत है। प्रिया की आंखों में भी नमी झिलमिलाने लगी थी। आर्यन का दिल चाहा कि वह उसकी आंखों से सारे आंसू चुन ले। वह उस दिन को कैसे भूल सकता था जब प्रिया बिस्तर पर पड़ी थी। बेहोश बेजान डॉक्टर ने उसके हाथ में एक नन्हा सा वजूद देते हुए कहा था, आपको बेटा हुआ है, लेकिन अफसोस आपकी पत्नी बच ना सकी। और वह कितनी ही देर तक अविश्वास से डॉक्टर की ओर देखता रह गया था। फिर धुंधली आंखों से अपने हाथों में थामे नन्हे से आरव को देखा था और उसे सीने से लगाकर चीख चीख कर रो पड़ा था। वह जल्दी से प्रिया की ओर बढ़ा था और आर्यन बार बार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह दिन आर्यन की जिंदगी का सबसे भयानक दिन था, जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहता था। क्या हुआ आर्यन? किन सोचों में डूबे हुए हो? प्लीज भगवान के लिए मेरी नाक मत कटवाना। आर्यन की मां ने जब आर्यन को यूं खामोश देखा तो उसके पास आई और उसे स्नेहा की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहने लगी। और फिर अगले ही पल आर्यन ने हाथ बढ़ाकर स्नेहा की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया था। स्नेहा के दिल में ढेर सारा सुकून उतर गया था, ये जाने बिना कि अब आगे उसकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी। आरव, मेरे पास नहीं आओगे? आरव, जो हैरत से उन दोनों को इस कदर सजे धजे देखकर किसी सोच में डूबा हुआ था। स्नेहा ने उसे पुकारकर बाहें फैलाकर अपने पास बुलाया। वह दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा था। स्नेहा, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसने तोतली जुबान में स्नेहा की तारीफ की थी तो वह मुस्कुरा दी। बेटा, स्नेहा नहीं मम्मा कहो, ये तुम्हारी मां बन गई है तो तुम इसे मम्मा कहना। ठीक है मेरा बेटा। लक्ष्मी जी ने बहुत ही मोहब्बत से आरव के गालों पर प्यार करते हुए उसे अपनी गोद में लिया था और उसे समझाने लगी। थोड़ी देर बाद ही विदाई का शोर उठा था और फिर स्नेहा की विदाई होने लगी। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, ज्यादा मेहमान नहीं थे। लक्ष्मी जी ने एक दो रस्में करने के बाद ही उसे आर्यन के कमरे में पहुंचा दिया था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसके तेवर बता रहे थे कि वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। स्नेहा को लग रहा था कि आज उसकी खैर नहीं है। वह अंदर ही अंदर आर्यन का गुस्सा सहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, लेकिन आर्यन अब बहुत ही आराम से
अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखने लगा। फिर उसने अपने जूते उतारे और उसकी एक एक हरकत को स्नेहा नोट कर रही थी। इसके बाद उसने अपनी शेरवानी उतारी और बेड पर उसके सामने जाकर बैठ गया था। स्नेहा अब उसे चौंक कर देखने लगी थी। उसने तो उससे कुछ और ही उम्मीद की थी, लेकिन आर्यन बोला, देखो स्नेहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत करना जो मैं पूरी न कर सकूं। तुम सिर्फ आरव की मां बनकर इस घर में आई हो। हमारे बीच अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनेगा और ना ही तुम कभी मुझसे अपना हक मांगने की कोशिश करना। बाकी तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो बता देना। बस कभी मेरी तरफ कदम ना बढ़ाना, क्योंकि मेरे मन, मेरे तन और मेरे दिल पर सिर्फ प्रिया का हक है, तुम्हारा नहीं। समझी? मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं मानी। तो अब इस तन्हाई की सजा तुमने खुद अपने लिए चुनी है। इस सजा को खुशी खुशी काटो। तुम्हारी मर्जी है। बेड पर भी सो सकती हो और सोफे पर भी सो सकती हो, क्योंकि तुम्हें मेरी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है। स्नेहा उसे नम आंखों से देखने लगी। पहली रात की दुल्हन को इतना बड़ा लेक्चर नसीब हो रहा था, जिसमें उसका दूल्हा उसे कह रहा था कि वह ना उसके दिल पर जगह रखती है, ना उसके मन पर, ना उसके तन पर। वह साफ कह रहा था, मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों की अहमियत है, मेरी माँ, मेरी बीवी प्रिया और उसके बाद आरव। इसके अलावा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तीसरे को दखल देने की इजाजत नहीं दूंगा। अब भी तुम्हारे पास वक्त है स्नेहा। स्नेहा के कानों में फिर से आर्यन की आवाज गूंजी थी। तुम चाहो तो अभी मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं तुम्हें खुशी खुशी आजाद कर दूंगा। स्नेहा अब उसकी बात पर काफी देर तक कुछ नहीं बोली थी और फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं बहुत थक गई हूं, मैं कपड़े बदलकर आराम करना चाहती हूं। जब स्नेहा ने मुंह खोला तो आर्यन हैरान हुआ था। मैं क्या बात कर रहा हूं और तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती या तुम जानबूझकर नादान बन रही हो? इसके बाद उसने आगे बढ़कर अपने फौलादी हाथों से नाजुक सी स्नेहा के बाजुओं को दबोच लिया था और वह दर्द के मारे बिलबिला उठी थी। मैं मानती हूं, मुझे पत्नी का हक नहीं मिलेगा और मुझे पत्नी का दर्जा चाहिए भी नहीं। मैं जानती हूं, मैं सिर्फ आरव के लिए इस घर में लाई गई हूं। मैं अपनी हदें जानती हूं और आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसने उससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी बाहर आ गए थे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो स्नेहा उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी और आर्यन ने दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? सामने नौकरानी खड़ी थी जो आर्यन को देखकर डरने लगी। मालकिन ने कहा है कि आरव का फीडर दे दें। आर्यन ने बेड की साइड टेबल पर नजर दौड़ाई तो वहां फीडर रखा था। आरव किसके पास है? आर्यन ने परेशान अंदाज में उससे पूछा तो वह बुरी तरह घबराई थी। वह बड़ी मालकिन के पास है। वह कह रही थी कि आज की रात उनके पास ही रहेगा। फीडर ले जाने की बजाय आरव को यहां लेकर आओ। आर्यन का हुक्म सुनकर नौकरानी उलटे कदमों वापस लौट गई थी। क्या हो गया? तुम्हारी शादी की पहली रात है। कम से कम तुम आज तो उसे मेरे पास सोने दो। कल से तुम लोगों के साथ ही सोएगा। इसमें ऐसा कौन सा साइंस है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लक्ष्मी जी थोड़ी ही देर में उसके सामने मौजूद थी। उन्होंने आर्यन को डांटते हुए कहा। साथ ही उनकी नजर स्नेहा पर पड़ी, जो इस वक्त सादे कपड़ों में बाथरूम से निकल रही थी। स्नेहा, तुमने इतनी जल्दी कपड़े क्यों बदल लिए? उन्होंने हैरानी का इजहार करते हुए कहा। स्नेहा सिर झुकाकर अपनी उंगलियां चटकाने लगी। मैंने कहा था स्नेहा को कपड़े बदलने के लिए। बस आप आरव को मेरे पास भेज दीजिए। मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती। आपको यह बात अच्छे से मालूम भी है। इसके बावजूद आप यह सब कुछ क्यों कर रही हैं? आर्यन ने यह भी नहीं सोचा कि स्नेहा इस वक्त उसके पास मौजूद थी और उसका यह कहना उसे तकलीफ दे सकता था। वह तो बस इस वक्त अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। जी आंटी, आरव को भेज दीजिए ना। मुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा कि अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उसे अच्छा लगेगा। स्नेहा ने भी आर्यन का साथ दिया। आर्यन खड़ी नजरों से स्नेहा को घूरने लगा और फिर अपनी मां से कहने लगा, रहने दीजिए, मैं आरव के कमरे में उसके साथ सो जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वह कमरे से निकलकर बाहर चला गया था। स्नेहा को शर्मिंदगी का एहसास हुआ था।
उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू झिलमिलाने लगे थे, लेकिन उसने छुपकर अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। तुम फिक्र मत करो बेटा, उसकी जिंदगी में प्रिया की सबसे ज्यादा अहमियत थी। उसे थोड़ा वक्त दो, वह तुम्हें समझना शुरू कर देगा, तो फिर तुम्हें बीवी का हक देना भी शुरू कर देगा। तुम अपनी तरफ से दिल छोटा मत करो। इस घर में तुम आरव की वजह से आई हो, ये बात सच है, लेकिन अब तुम्हें आर्यन के दिल में अपनी जगह बनानी है, ताकि वह तुम्हें अपनी पत्नी मानना शुरू कर दे। क्योंकि पति के बीच अगर संबंध अच्छे होंगे, तभी आरव की परवरिश भी अच्छे अंदाज में हो सकेगी। पति पत्नी का रिश्ता जितना ही नाजुक होता है, उतना ही मजबूत भी। ये मत सोचो कि आज की रात वह तुम्हारे करीब नहीं आया तो कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। वह एक मर्द है, और मर्द ऐसी औरत को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता जो खूबसूरत होने के साथ साथ उसके जायज रिश्ते में भी बंधी हो। तुम समझ रही हो ना मैं जो कह रही हूं? लक्ष्मी जी ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। स्नेहा सिर हिलाने लगी, लेकिन सच तो यह था कि उसका दिल बेहद दुखी था। अगली सुबह स्नेहा तैयार होकर नीचे आई तो आर्यन नाश्ता कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर स्नेहा के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर पड़ी, वह मुंह तक ले जाने वाला निवाला छोड़कर फौरन स्नेहा के पास आया था। स्नेहा जो उसे अपनी तरफ यूं गौर से देखने पर खुशफहमी पालने लगी थी, लेकिन उसकी आगे की बात ने उसका दिल तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। तुम्हारे पास यह नेकलेस कहाँ से आया? इसे अभी के अभी उतारो। ये प्रिया का है और इस पर सिर्फ प्रिया का हक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नेकलेस को अपने गले में सजाने की? आर्यन के मुंह से यह सब बातें सुनकर लक्ष्मी जी गुस्से से आगे बढ़ी। जबान संभाल कर बात करो आर्यन, यहां सारे नौकर घूम रहे हैं और तुम शादी के दूसरे ही दिन अपनी बीवी से इस तरह की बात कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम तमीज भूल गए हो कि एक लड़की से, और वह भी जब तुम्हारी बीवी हो, उससे कैसे बात करनी चाहिए? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? क्या यही परवरिश की है मैंने तुम्हारी? लक्ष्मी जी उसके पीछे खड़ी होकर उसे बुरी तरह डांटने लगी। आप ये बात जानती भी हैं कि मैं प्रिया के हवाले से अभी तक कितना ज्यादा खुद को मजबूर महसूस करता हूं। इस सबके बावजूद आपने उसकी पर्सनल चीजें जो मैंने उसे अपने हाथों से खरीद कर दी थीं, आपने उसके हवाले कैसे कर दी? आर्यन का गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्नेहा को एक बार फिर से जोर का रोना आया था। उसने उसी वक्त नेकलेस उतारकर टेबल पर रख दिया और खुद भागते हुए ऊपर चली आई थी। आरव के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह जल्दी से आरव के कमरे की तरफ बढ़ी थी। गुड मॉर्निंग आरव। वह बेड पर बैठकर रो रहा था। शायद उसे भूख लगी थी। भूख लगी है मेरे बेटे को, अभी फीडर बनाकर देती हूं। अपने गम भूलकर उसने आरव को अपनी गोद में उठाकर चुप करवाना चाहा। स्नेहा तुम मेरे पास आ गई हो हमेशा के लिए। ओ सॉरी मम्मा, दादी ने बोला था अब आपको मम्मा कहूं। मैं आपको मम्मा कह सकता हूं ना? आरव ने अपने छोटे छोटे हाथों से स्नेहा का चेहरा ऊंचा उठाया था और अपनी प्यारी सी तोतली बातों से उसे पूछने लगा। जी बिल्कुल मेरी जान, आप मुझे मम्मा कह सकते हैं। मैं आपकी माँ हूं, मैं इस घर में रहती हूं, आपके पापा के साथ रहती हूं, तो फिर आपकी माँ हुई ना? आप मुझे मम्मा कह सकते हैं। आर्यन की सारी कड़वी बातों का असर धीरे धीरे जाने लगा था। वह आरव के साथ बेहद व्यस्त हो गई थी। चलो अब अपने फीडर को पी लो, फिर मैं आपको नहला देती हूं। ठीक है। उसने उसे गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए कि तभी आरव उसकी गोद में बहुत ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगा था। वह उसके साथ मस्ती कर रही थी। यह मंजर अपने आप में पूरी दुनिया समेटे हुए था। आरव कहाँ हो बेटा? इससे पहले कि आर्यन कुछ और कहता, सामने का मंजर देखकर वह एकदम से रुक गया था। उसने जितनी बातें स्नेहा को सुनाई थी, उसके बावजूद तो यह होना चाहिए था कि स्नेहा उसके बेटे का जरा बराबर भी ध्यान ना रखती और खुद को सौतेली मां जाहिर करके रखती। लेकिन स्नेहा उस पर वैसे ही मोहब्बत न्यौछावर कर रही थी जैसे पहले करती थी। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? आर्यन एकदम से सोचने लगा और फिर कुछ भी कहे बगैर वापस लौट आया था। वह उसे कुछ दिन तक देखना चाहता था कि आरव उसके साथ खुश है या नहीं, लेकिन अभी अभी उसे जो नजर आ रहा था उसमें आरव तो खुश ही दिखाई दे रहा था। तो फिर क्या वह गलती कर रहा था? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था।
माँ मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रिप है तो सोच रहा हूँ आरव को भी अपने साथ लेकर जाऊं। वह भी खुश हो जाएगा और वहां उसका ध्यान भी भटक जाएगा। आर्यन ने अपना बैग पैक करते हुए अपनी माँ से कहा। स्नेहा ने चौंक कर आर्यन की तरफ देखा। वह तो बर्फीला इलाका है, आरव को ठंड लग जाएगी। वह अभी छोटा है, सिर्फ 5 साल का तो है, लेकिन स्नेहा है ना उसका ध्यान रखने के लिए। तुम अकेले परेशान होते हो, स्नेहा को भी अपने साथ ले जाओ। तुम दोनों शादी के बाद कहीं नहीं गए, इस तरह तुम्हारा हनीमून भी हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा। पता नहीं आर्यन ने क्या सोचकर फौरन अपनी माँ की बात मान ली थी। ठीक है माँ, उससे कह दे अपना सामान पैक कर ले, हम जा रहे हैं। स्नेहा के लिए यह बात हैरान कर देने वाली थी, लेकिन वह तैयारी करने लगी। वे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में ठहरे हुए थे, जहां काफी ठंड थी। आरव को यह गर्म वाले मोजे पहनाओ, वरना उसे ठंड लग जाएगी, स्नेहा ने कहा। आर्यन जो अभी अभी आरव को बाहर से लेकर आ रहा था, उसे मोजे पहनाने लगा। उसने नजर उठाकर स्नेहा को देखा और फिर आरव को गर्म मोजे पहनाने लगा। लेकिन अगली बात पर स्नेहा हैरान रह गई थी, जब आर्यन ने एकदम बिजी जैसे अंदाज में उससे पूछा, खाना खा लिया तुमने? स्नेहा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया था। आरव को भूख लगी होगी, आप उसके लिए ब्रेड वगैरह लेकर आए, मैं उसे सैंडविच बनाकर दूंगी। सैंडविच उसे बहुत शौक से खाता है। आर्यन को दिखाई दे रहा था कि 3 दिन में स्नेहा ने आरव को पूरी तरह अपना बेटा बना लिया था। इसी बीच आर्यन का फोन बजा। वो फोन पर बात करते हुए आरव को वहीं आतिशदान के पास बिठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। स्नेहा उस वक्त आरव के सैंडविच के लिए सामान तैयार कर रही थी कि अचानक आरव अपनी कुर्सी से उठा और जैसे ही आतिशदान की तरफ बढ़ने लगा, स्नेहा ने यह मंजर देख लिया था। वह फौरन आगे बढ़ी। उसे आग की तरफ बढ़ते देखकर स्नेहा का दिल कांप उठा था। वह एकदम से चीखी, रुक जाओ आरव, आगे मत जाओ। उसने चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच्चा था, उसकी बात नहीं सुन रहा था। जैसे ही वह आग की तरफ जाने लगा, स्नेहा ने तेजी से भागते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन आरव को बचाने के चक्कर में उसका खुद का हाथ आग में बुरी तरह जल गया था और वह दर्द की शिद्दत से तड़प उठी थी। लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ आरव की परवाह थी। आरव, तुम ठीक तो हो ना? अपने हाथ को देखे बगैर उसने आरव को अपने गले से लगा लिया था। खींचने की वजह से आरव का सिर जमीन पर जाकर लगा था और चोट की वजह से उसके सिर पर एक गांठ सा बन गया था। बेटा, इस तरह आग के पास नहीं जाते, आप जानते हैं ना, आग बहुत खतरनाक होती है। फिर भी आप वहां जाने के लिए दौड़ रहे थे, खुद भी जख्मी हो गए और मम्मा को भी देखो, चोट लग गई है। उसने अपना जला हुआ हाथ आरव के सामने किया तो आरव उसे देखकर रोने लगा। आई एम सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको चोट लग गई, मुझे माफ कर दें। वह छोटा सा बच्चा था, लेकिन अच्छी तरह बातचीत कर सकता था। उसने आगे बढ़कर स्नेहा के सिर पर प्यार किया तो स्नेहा अपना सारा दर्द भूल गई थी। थोड़ी देर में ही आर्यन सारा सामान लेकर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, आरव के सिर पर चोट का निशान देखकर वह गुस्से के मारे फट पड़ा था। स्नेहा, कहाँ हो तुम? ये क्या हुआ है आरव के सिर पर? आर्यन की दहाड़ सुनते ही स्नेहा डर के मारे कांप उठी थी। उसे पता था कि वह आरव से कितना प्यार करता है और अब उसकी चोट देखकर उसका गुस्सा करना बनता था। वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए बाहर आई थी और बोली, आर्यन, आरव आतिशदान के पास बैठा था। वह आग को पकड़ने ही वाला था कि मैंने उसे खींच लिया था और इस वजह से उसके सिर पर चोट का निशान बन गया। स्नेहा ने डरते डरते ठहर ठहर कर आर्यन को अपनी बात बताई थी, लेकिन आर्यन को तो बस इसी बात पर गुस्सा आ रहा था कि आरव के सिर पर चोट लगी थी। ये है तुम्हारी ममता, ये है तुम्हारा प्यार। 1 मिनट के लिए मैं आरव से दूर क्या हुआ कि तुम्हारी वजह से उसे बुरी तरह चोट लग गई है और इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। क्या तुम सो रही थी? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए थी? मुझे लगता है तुम आरव की मां बनने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उसने खड़े खड़े स्नेहा को बेइज्जती कर दिया। यह भी नहीं देखा कि उसके एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और उसे बेतहाशा जलन महसूस हो रही थी। इस जलन के कारण और आर्यन की बेइज्जती के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
स्नेहा ने कुछ भी नहीं सोचा। बेतहाशा रोते हुए वह बाहर की तरफ कदम बढ़ा दी थी। आर्यन ने उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। उसने सोचा अभी थोड़ी दूर जाकर वह वापस आ जाएगी। आखिर उसे जाना कहाँ है? वह तो इस इलाके को भी नहीं जानती। मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं आरव से मोहब्बत करती हूँ? क्या मेरा यह कसूर है कि मैं आरव को अपना बेटा मानती हूँ? वह सोचते सोचते खामोश हो गई थी और एक ठंडी सांस लेकर रह गई। आंखों से आंसू बह पड़े थे। नहीं स्नेहा, तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुम आर्यन से मोहब्बत कर बैठी हो, क्योंकि तुमने उस जालिम इंसान से मोहब्बत की जो मोहब्बत के काबिल नहीं है। वह रो पड़ी थी, फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं स्नेहा हूं, मैं प्रिया नहीं। उसके दिल पर सिर्फ प्रिया का राज है। इतनी ठंड में सिर्फ एक चादर खुद पर लपेटे वह बुरी तरह रोते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन का रवैया उसके साथ इतना करूर होगा। यहां तक कि उसने तो उसका हाल भी नहीं पूछा था। चलते चलते वह काफी दूर निकल आई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। बर्फ का एक तूफान उठा था और शायद हवाएं भी चलने लगी थी। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई भी ऐसा नहीं था जहां वह पनाह लेती। मैडम जी, यहां बहुत ठंड है। आप यहां पर क्या कर रही हैं? क्या रास्ता भूल गई है? आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। वहां एक ग्रुप के साथ कुछ गार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक ने स्नेहा को यूं घूमते हुए परेशान देखा तो फौरन उसके पास आया था। मुझे 5 स्टार होटल जाना है, मैं वहीं ठहरी हुई हूं और मैं रास्ता भूल गई हूं। वह बदहवास हो गई थी। उसके होंठ ठंड की वजह से कांप रहे थे। पूरा शरीर ठंड के मारे नीला पड़ रहा था, क्योंकि एक शॉल के सहारे वह कब तक ठंड को रोक पाती। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। वह कोई भला इंसान था जिसने स्नेहा को अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल तक छोड़ दिया था। लेकिन पूरे रास्ते वह ठंड से ठिठुरती चली आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा वजूद जम गया है और वह अगली सांस भी नहीं ले पाएगी। जैसे ही उसने होटल के अंदर कदम रखा था, चक्कर खाकर वह जमीन पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को उसी होटल के कमरे में पाया जहां वह आर्यन और आरव के साथ रुकी हुई थी। आर्यन उसके सिर पर परेशानी की हालत में खड़ा था और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। तुम होश में आ गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हाथ भी बुरी तरह जख्मी है? आरव ने मुझे बताया और तब तक मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुका था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम कहाँ चली गई थी? आर्यन ने उसे होश में आते ही बेशुमार सवाल किए थे। उसकी आंखों में भी नमी डूबने लगे। आरव भी रो रो कर उसके पास ही सो चुका था। उसने एक नज़र आरव पर डाली और आगे बढ़कर उसके सिर पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हारा हाथ ठीक है, लाओ दिखाओ मुझे। मैं पट्टी कर देता हूं या फिर डॉक्टर को बुलवाकर तुम्हें एक बार चेक करा देता हूं। जैसे ही आर्यन ने स्नेहा का हाथ पकड़कर अपने सामने करने की कोशिश की, स्नेहा ने एकदम अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं ठीक हूं, आप फिक्र ना करें। उसके शब्दों में नाराजगी थी। वह आर्यन के रवैया से बुरी तरह टूट चुकी थी। मैं जानता हूं मैंने बहुत सख्त शब्द कहे हैं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्यन एकदम से बदल गया था। उसके शब्दों में शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। इसी बीच आरव भी कसमसा कर उठने लगा था। स्नेहा ने फौरन उसके लिए फीडर तैयार किया और उसके मुंह को लगा दिया, लेकिन वह जाग चुका था। अब स्नेहा उसे गोद में लेकर टहल रही थी। उसके हाथ में दर्द था, लेकिन वह यह सब बड़े ही खुशी से कर रही थी। उसे अफसोस था कि वह आरव की नज़रों से कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दूर क्यों हुई थी। जब वह दोबारा थक कर सो चुका था तो स्नेहा ने उसे बेड पर लिटाया और जैसे ही पलटने लगी, आर्यन ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ ली थी। तुमने मुझसे शादी की है, सिर्फ मेरे बेटे का हक नहीं है तुम पर, मेरा भी तुम पर हक है। ये कहते हुए उसने एक झटके से स्नेहा को अपने ऊपर गिराया था। वह सीधा उसके चौड़े सीने पर जाकर गिरी थी। आज पहली बार आर्यन ने उसकी खूबसूरती को इतनी गौर से देखा था। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, मासूम चेहरा चेहरे से होते हुए उसकी नज़र जैसे ही उसके गले पर पड़ी थी, उसकी आंखों में एक मदहोशी उतर आई थी, क्योंकि गहरे गले से स्नेहा की खूबसूरती उसे दीवाना बना रही थी। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए स्नेहा हड़बड़ा गई थी
और जल्दी से उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन आर्यन ने उसे दोबारा अपनी बाहों के शिकंजे में कस लिया था, वो जो 5 साल से किसी औरत के पास नहीं गया था। अब स्नेहा के नरम बदन को महसूस करके उसकी दिल की धड़कनों ने बेइंतहा शोर मचाया था। उसके शरीर का एक एक अंग उसकी संगत के लिए मचलने लगा था। स्नेहा खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भरने लगी। अगर आप किसी कमजोर पल में बहकर मुझसे कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो मैं इस भीख में दिए गए तुम्हारी संगत के पलों के लिए तैयार नहीं हूं, उसने रोते हुए आर्यन से कहा था। अगले ही पल आर्यन ने उसे छोड़ दिया था और खुद उठकर बैठ गया, लेकिन उसे अपने पास बैठने का इशारा किया था और वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा हाथ भी जख्मी था, तो मुझे कम से कम देख तो लेना चाहिए था। अब मैं तुम्हें सब सच बताने जा रहा हूं कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। तुम खूबसूरत हो, मासूम हो। तुम्हारे करीब आने का मेरा दिल करता है, तुम्हें अपनी बाहों में लेने को दिल मचलता है। लेकिन दिल ही दिल में मुझे शर्मिंदगी होती थी कि कहीं मैं प्रिया से बेवफाई तो नहीं कर रहा। और दूसरी बात, तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, तो मुझे यह भी एहसास होता था कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन अब धीरे धीरे तुम मेरे दिल में उतरती जा रही हो। मैं अब तुमसे ज्यादा दूरी सहन नहीं कर सकता। मैं प्रिया के बारे में भी सोचता हूं। मैंने उससे वादा किया था कि उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की कभी नहीं आएगी। बताओ स्नेहा, अब मैं क्या करूं? स्नेहा उसके दिल की हालत समझ सकती थी। आर्यन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मैं यह नहीं कह रही कि आप प्रिया को भुला दें, लेकिन यह बात भी बिल्कुल ठीक नहीं कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले दूसरे लोगों को, जो कि जीते जागते जिंदा इंसान हैं, उन्हें एक मृत इंसान के लिए उनका दिल तोड़ दें। स्नेहा ने पहली बार अपने दिल की बात आर्यन के सामने रखी थी। वह उसे देखने लगा। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। शादी को 1 महीना होने वाला है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आरव के लिए एक अच्छी मां साबित हुई हो। लेकिन स्नेहा, आज मेरा रवैया सचमुच तुम्हारे साथ गलत था। मुझे इस बात पर अफसोस है। मुझे तुमसे यूं चले जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। उसने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में थामकर उस पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरकर अपनी गलती को स्वीकार किया था। तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। हम दोनों एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं अब खुद इस जंग से थक चुका हूं। आर्यन हारा हुआ नजर आने लगा था। मैं आपके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूं, लेकिन शायद मैं कभी आपके दिल में जगह ना बना पाऊंगी। उसने अपना सिर आर्यन के सीने से टिकाया तो आर्यन एक गहरी सांस लेकर रह गया था। यह गलत है स्नेहा। अगर तुम मेरे दिल में जगह ना बना पाती तो इस तरह तुम्हारे सामने बैठकर बात ना कर रहा होता। आर्यन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। वह मुस्कुराकर उसे देखने लगी। क्या आप सचमुच दिल से मुझे अपनी पत्नी का हक और मान देना चाहते हैं? उसकी आंखों में आंखें डालकर वह सारा डर भुलाकर पूछने लगी थी। इसका सबूत तो लाइट बंद करके ही देना पड़ेगा। आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ एक आंख दबाते हुए कहा था। वह शर्माकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं स्नेहा कि मुझे भगवान ने दूसरी बार भी एक बहुत ही प्यारी और वफादार पत्नी दी है। तुम्हारी इज्जत और कदर मेरे दिल में अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं वादा करता हूं अब हमारे बीच कभी कोई दूरी नहीं आएगी। ये कहते हुए आर्यन ने आगे बढ़कर स्नेहा के होठों पर अपने होंठ हल्के से रगड़ दिए थे, लेकिन अगले ही पल स्नेहा डरकर पीछे हट गई थी। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? शादी से पहले तो बहुत बहादुर बन रही थी कि तुम्हें सब पता है कि शादीशुदा रिश्ते में क्या होता है। तो अब मैं वहीं तो कर रहा था, फिर यूं दूर क्यों भाग रही हो? वह आंखों में शरारत समेटे उसे देख रहा था। स्नेहा डरते हुए बोली, वो आपने कहा था ना शादी से पहले कि आप बहुत सख्त हैं, बहुत जुनूनी। मैं आपकी शिद्दत को सह नहीं पाऊंगी, बस इसीलिए मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर आर्यन एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा था और खींचकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। मेरी जान, मैं अपनी मोहब्बतों का जुनून तुम पर लुटाकर तुम्हें ही तो सुकून देना चाहता हूं। मेरी मोहब्बतों की बेताबियों को महसूस करके देखो।
तुम्हें तकलीफ नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। ये कहकर वह बेताबी से उसके होंठों पर झुका था और अपना जुनून, अपनी बेताबियां उस पर न्यौछावर करने लगा था। पहले पहल स्नेहा थोड़ा सा घबराई थी, लेकिन वह प्यार से उसे समेट रहा था और अपनी 5 साल की बेताबियों को उस पर नछावर कर रहा था। धीरे धीरे स्नेहा को उसकी संगत में सुकून मिलने लगा था और उसने अपने आप को बहुत ही सुकून से उसके हवाले कर दिया था। सुबह वह बहुत ही प्यार से उसकी बाहों में सो रही थी। आर्यन ने एक नज़र स्नेहा के मासूम चेहरे पर डाली थी। उसके दिल में जो पहले यह डर था कि वह बहुत छोटी है, शायद उसे सह ना पाएगी, गुजरी रात के बाद उसका यह डर भी उसके दिल से निकल चुका था। वह उसके साथ पूरी तरह से संतुष्ट थी, खुश थी और आर्यन भी अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस कर रहा था। वह सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया था। आज वह उसे बहुत अपनी सी लग रही थी। उन दोनों के बीच के सारे फासले मिटते चले गए थे। उसने दोबारा स्नेहा को अपनी बाहों में खींचा था। स्नेहा थोड़ी देर कसमसाई थी, लेकिन दोबारा बेबस होती हुई उसकी शिद्दत के आगे हारने लगी थी। उनके मिलन पर कायनात भी मुस्कुरा रही थी और दोनों एक मजबूत रिश्ता बना रहे थे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।